चैप्टर स्टार्ट होता है और शार्लेट सोचती है, एक बार मेरी पिछली जिंदगी में मैंने अल्फोंसो से वादा किया था कि मैं उसके साथ ड्वेन जाऊंगी। अल्फोंसो बोलता है, क्या तुम अगले स्प्रिंग में मेरे साथ ड्वेन चलोगी शार्लेट? शार्लेट बोलती है, क्यों, क्या तुम्हें वहां लेडी लेवरोज के साथ जाना अच्छा लगा था? अल्फोंसो बोलता है, नहीं, वजह वो नहीं है। तुमने खुद कहा था ना कि तुम्हें वहां की लेक पसंद आई थी। शार्लेट बोलती है, क्या? अल्फोंसो बोलता है, अगर तुम्हें नहीं जाना तो ठीक है, मैं इसे एक कैंसल्ड प्लान मान लूंगा। शार्लेट एक सैड एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, कितने पेटी हो तुम, जो ठीक लगे करो, मैं चलूंगी। और सोचती है, मैंने ये बात ऐसे ही कह दी थी, लेकिन उस एक सेंटेंस ने मेरे दिल को तेजी से धड़कने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार अल्फोंसो ने मेरे साथ जाने का वादा किया और मैंने उसकी डिसीजन को ज्यादा पुश नहीं किया। स्प्रिंग में ड्वेन की लेक, जिसे गॉडेसेस टी कप भी कहते हैं, ये सोचकर कि मैं वहां अल्फोंसो के साथ चलूंगी, मेरे चेहरे पर बेवकूफ सी मुस्कान आ गई। बेशक उसके बाद अल्फोंसो फिर कभी स्प्रिंग देख ही नहीं पाया। सिर्फ वो जगह जहां अल्फोंसो ने पहली बार मेरे साथ रहने की चाह की थी। तो मैं मरने से पहले ड्वेन की लेक देखना चाहती हूँ। भले ही स्प्रिंग ना हो, गिरे हुए पत्तों वाली लेक हो, या फिर जमी हुई बिंठ लेक भी ठीक है। मैं हमेशा यही सोचती आई हूँ कि हम एक पास्ट सीन मेमोरी देखते हैं। अल्फोंसो बोलता है, तो फिर हम दोनों साथ में ड्वेन चलें? मुझे याद है जो लेक हमने तब देखी थी वो काफी सुंदर थी। हमारा कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है, तो मुझे लगा डिवोर्स से ठीक पहले वहां जाना काफी अप्रोप्रिएट रहेगा। क्या तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती? शार्लेट बोलती है, नहीं, मैं बस हैरान हो गई थी कि तुम मेरे साथ क्यों जाना चाहते हो? तुम्हारे पास मेरे साथ जाने की कोई वजह तो है नहीं? अल्फोंसो बोलता है, तुमने कहा था ना कि अकेले जाना थोड़ा लोनली लगेगा। इसे ऐसे समझो कि मैं तुम्हारा एहसान चुका रहा हूँ। शार्लेट बोलती है, किस बात का? मेरे साथ बेहुने आने का? अल्फोंसो बोलता है, मेरे लिए बेहुन एक ऐसी जगह है जहाँ मैं अकेले जाने में थोड़ा हेजिटेंट महसूस करता हूँ। शार्लेट बोलती है, मैंने तुमसे पहले कभी ऐसी बात नहीं सुनी। और सोचती है, मेरी पिछली जिंदगी में भी अल्फोंसो ने कभी अपनी प्रेफरेंसेस के बारे में बात नहीं की थी। शार्लेट बोलती है, क्या तुम्हें डर है कि तुम्हें निग्लेक्ट कर दिया जाएगा? तुम तो फैमिली के हेड हो, अचानक विजिट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? अल्फोंसो बोलता है, मुद्दा वो नहीं है, बात यह है कि छोड़ो, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। शार्लेट उसको देखकर सोचती है, जब उसने ये कहा तो मैं सोचने लगी कि आखिर चल क्या रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हम बेहोनिक मैंशन देखते हैं। एक ओल्ड लेडी चिल्लाते हुए बोलती है, यहाँ से निकल जाओ, तुम उस बदनाम एडवर्ड को बेहोनिक कासल में घुसने दे रहे हो, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। एक मेड बोलती है, माय लेडी कृपया शांत हो जाइए। ओल्ड लेडी चिल्लाते हुए बोलती है, फिक्सिंग? फिक्सिंग क्या? एडवर्ड की वजह से हमारी युवॉन मर गई, तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो कुछ ठीक कर पाएगा? तभी वहां उसको एक मेड अपने साथ ले जाती है। वो ओल्ड लेडी चिल्लाते हुए बोलती है, छोड़ो मुझे, छोड़ो, वो बदनाम एडवर्ड। एक लेडी आकर बोलती है, जैसा कि आप देख सकती हैं, मेरी माँ की हालत ठीक नहीं है। वो काफी बूढ़ी हो चुकी हैं और अब डिलीरियम से पीड़ित हैं। इस हालात में हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे को इतनी बुरी हालत में नहीं देखना चाहता। शार्लेट उसको देखकर सोचती है, उसने कहा था कि वो अकेले जाने में हेजिटेंट है, तो वजह ये थी। अल्फोंसो, तुम्हें ये बात मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी। शार्लेट सोचती है, वो लेडी है क्लोई बेहुनिक, जोसेफिन बेहुनिक की बेटी, जिन्होंने हम पर चिल्लाया था, और रिनार्ड बेहुनिक की छोटी बहन, जो बेहुनिक फैमिली के हेड है। दूसरे शब्दों में सीन शिफ्ट होता है और हम जीन को देखते हैं। जीन बोलता है, एडवर्ड की लेट डचेस यवॉन लिवेलिया एडवर्ड की मटर्नल रिलेटिव भी थीं। शार्लेट बोलती है, अल्फोंसो कहाँ है? रुको, तुम मुझे ये सब क्यों समझा रहे हो? जीन बोलता है, हिज एक्सीलेंसी बेहुनिक को देखने के लिए बाहर गए हैं। शार्लेट सोचती है, तो उसने एक्सप्लेनेशन जीन जैक्स पर छोड़ दी और खुद निकल गया। जीन बोलता है, भले ही उन्हें रिलेटिव्स कहा जाता है, लेकिन वो ऐसे पले बड़े जैसे फैमिली हों। जोसेफिन यानी माँ और लेडी बेहुनिक बहनों जैसी रही होंगी। लेकिन उन्होंने जो कहा कि युवॉन की मौत एडवर्ड की वजह से हुई थी, क्या आपको पता है कि लेट डचेस की मौत कैसे हुई थी? शार्लेट बोलती है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि बेहुनिक में रहते हुए वो कैरेज एक्सीडेंट में मारी गई थी। लीट ड्यूक की मौत की खबर सुनने के बाद वो एडवर्ड के पास लौट रही थी, तभी एक्सीडेंट हुआ। शायद जोसेफिन को लगता है कि लेट डचेस की मौत एडवर्ड फैमिली की गलती थी। मामला और उलझता जा रहा है।
मैंने सोचा था कि रेनार के जाने के बाद कोई दखल नहीं देगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि सब इतने ऑन एज होंगे। और सोचती है, लेकिन एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट ही था। अगर ये किसी बूढ़ी औरत की सेनिलिटी की वजह से हुआ होता तो समझ आता, लेकिन क्लोई के लिए रिजेंटमेंट रखने की कोई वजह नहीं बनती। हमारी पहली मुलाकात से ही उसका रवैया ठंडा था, और जब मैंने लेट टचेस की बात छेड़ी, हम एक पास्ट विजन देखते हैं। क्लोई बोलती है, एडवर्ड, मुझे तुमसे और कुछ नहीं कहना। मेरे भाई के लौटने से पहले बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। शैलेट सोचती है, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतनी खुलकर नाराजगी दिखाएगी। जीन बोलता है, आप कहाँ जा रही हैं? शैलेट उठते हुए बोलती है, अल्फोंसो मुझे छोड़कर बेहुनिक चला गया है, तो मैं भी जो कर सकती हूँ वो करूंगी। जीन बोलता है, इसका क्या मतलब? शैलेट एक डार्क एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, चिंता मत करो, मैं बस थोड़ी देर टहलने जा रही हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हम क्लोए को देखते हैं। क्लोए सोचते हुए जा रही होती है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? एडवार्ड की तरफ से कोई आया और अब ड्यूक और डचेस खुद बेहुनिक आ गए। रेनार शादी के मामलों के लिए कैपिटल गया हुआ है, तो मुझे लगा एडवार्ड का मामला सुलझ जाएगा। लेकिन ये दोनों यहाँ क्यों हैं? खासकर तब जब मैंने सुना कि वो उस रिंग की बात करने आए हैं। वो आखिर करना क्या चाहता है? वैसे युवॉन का बेटा काफी बड़ा हो गया है। वो कई बातों में युवॉन जैसा दिखता है। हालांकि ये पहली बार है जब मैं उससे ठीक से मिली हूँ। यकीन नहीं होता कि मैं उसे पहचान ही नहीं पाई। मैंने गलती से उसका हाथ पकड़ ही लिया था। यही वजह है कि मैं उससे मिलना नहीं चाहती थी। हम देखते हैं शैरलेट रो रही हुई है। क्लोई सोचती है ये आवाज और उसके पास जाकर बोलती है, डचेस? शैरलेट बोलती है, माफ कीजिए, मैंने आपको कुछ अनप्लीजेंट दिखा दिया। क्लोए, कोई बात नहीं। क्या हुआ? क्या सर्वेंट्स ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया? शैरलेट बोलती है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बेहुनिक की हॉस्पिटैलिटी के लिए बहुत आभारी हूँ। असल में मुझसे जबरदस्ती शादी करवाई गई थी और मेरी मैरिड लाइफ बहुत सफोकेटिंग रही है, इसलिए मैं बस। क्लोए चौंकते हुए बोलती है, क्या कहा आपने? क्या आप कह रही हैं कि ड्यूक एडवार्ड ने आपको जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर किया? ये तो हद है। इतनी अमीर फैमिली किसी को उसकी मर्जी के बिना शादी के लिए मजबूर कैसे कर सकता है? शैरलेट हैरान होकर बोलती है, क्या? रुको, क्या इसका मतलब ये है कि पिछले ड्यूक एडवार्ड ने भी अपनी पत्नी को जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर किया था? सीन अल्फोंसो पर शिफ्ट होता है। अल्फोंसो सोचता है, लेट ड्यूक एडवर्ड की शादी शुरुआत से ही एक गलती थी। मेरी माँ इवॉन शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन लेट ड्यूक एडवर्ड, जो उनसे प्यार कर बैठा था, ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन्हें जबरदस्ती अपनी पत्नी बना लिया। शादी के बाद माँ अक्सर बाहर भटकने लगी और यहीं से सारी परेशानियों की शुरुआत हुई। वो कभी अपने होम टाउन बेहोनिक में रुकती तो कभी एम्प्रेस से मिलने चली जाती, जो उनकी करीबी दोस्त थीं। पैलेस में आना जाना बस अपनी शादी को सहने के लिए। लेकिन नोबल सोसाइटी में जहाँ धुआं नहीं होता, वहाँ आग जरूर होती है। जब इवॉन प्रेग्नेंट हुई और उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, तो बच्चे की ब्लड लाइन को लेकर संदेह पैदा होने लगे। अल्फोंसो, एडवर्ड का इकलौता हेयर, जिसके सिल्वर हेयर थे, इंपीरियल ब्लड लाइन का सिंबल। ये स्वाभाविक था क्योंकि एडवर्ड खुद इंपीरियल फैमिली के कोलेट्रल ब्रांच से था। लेकिन मेरी माँ जैसे कोबाल्ट रंग की आंखें उसके पैटर्निटी पर संदेह को और गहरा कर गईं। एम्परर के सख्त इनकार के बाद विवाद तो खत्म हो गया, लेकिन जब एक बार शक जड़ पकड़ ले तो वो आसानी से जाता नहीं। दूसरे शब्दों में, मेरा अस्तित्व ही अनसुलझे संदेह का सिंबल बन गया, एक दुखद अंत तक। हम देखते हैं, आर्नाओ अल्फोंसो से बोलता है, मैंने बेहोनिक के लोगों से बात की और आसपास के इलाके की जांच भी की, लेकिन 10 साल पहले से कुछ भी नहीं बदला है। और ये सब किस बारे में है? आपने कहा था कि लेट डचेस की मौत को लेकर कुछ इन्वेस्टिगेट करना है। क्या उसमें कुछ सस्पिशियस था? अल्फोंसो सोचता है, जैसा मैंने सोचा था। अगर रिंग इंसिडेंट वाली जगह पर नहीं मिली तो वो सफाई के दौरान गायब नहीं हुई। शुरुआत से ही उसे जानबूझकर बेहोनिक में छिपाया गया था। मैं रिंग को ज्यादा ओपनली ढूंढना चाहता हूँ, लेकिन आर्ना उसके ख्यालों में गुम देख बोलता है, योर एक्सीलेंसी। अल्फोंसो सोचता है, अगर मैंने ऐसा किया तो रिटेनर्स को शक हो सकता है। जितना ज्यादा सोचता हूँ, मामला उतना ही मुश्किल लगता है। आखिर ऐसा क्या था जिसने मेरी माँ को इतनी जल्दी कैपिटल जाने पर मजबूर कर दिया? मुझे अब भी याद है मेरे पिता कैसे बेबस होकर उनसे विनती कर रहे थे। हम अल्फोंसो की एक पास्ट मेमोरी देखते हैं। उसकी डैड उसकी मॉम से बोलते हैं, इवॉन प्लीज मुझे बता दो कि यह सच नहीं है। अगर तुम कह दो तो मैं मान लूंगा,
प्लीज। अल्फोंसो बताता है, वो आदमी बेबस होकर उससे चिपका हुआ था और वो औरत चुपचाप ठंडी नजरों से उसे देख रही थी। उसने जानबूझकर उसे शक में डुबो दिया और मैंने देखा कैसे वो ऑब्सेशन में तड़पता हुआ भीख मांग रहा था। उसके डैड चिल्लाते हुए बोलते हैं, कुछ तो बोलो, कोई भी जवाब चलेगा। अल्फोंसो बताता है, यही मेरी माँ का एकमात्र बदला था, उस पति के खिलाफ जिसने उस पर जबरदस्ती शादी थोप दी थी, उनकी मर्जी की कोई परवाह किए बिना। डैड बोलते हैं, एबॉन प्लीज। अल्फोंसो बताता है, आखिर में माँ ने कोई जवाब नहीं दिया और वो अनसुलझी नफरत मुझ तक पहुंचा दी गई। इवॉन छोटे अल्फोंसो को पकड़कर बोलती है, अल्फोंसो चिंता मत करो, तुम बिना किसी शक के एडवर्ड के बेटे हो, इसीलिए मैं तुम्हें दिल से चाहती हूँ। तुम बड़े होकर अपने पिता जैसे ही बनोगे। इसलिए अल्फोंसो, किसी को अपने करीब मत आने देना। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मेरी कोई आखिरी इच्छा है तो वो ये है कि तुम कभी अपने पिता जैसे मत बनना। अल्फोंसो सोचता है, काश मुझे ये सब देखने से पहले मौत आ जाती। आखिरकार माँ की मौत भी उसी तरह हुई जैसे वो चाहती थी। पति की मौत की खबर सुनते ही कैपिटल जाते समय एक कैरेज एक्सीडेंट में। मुझे आज भी नहीं पता वो इतनी जल्दी में क्यों थी, लेकिन एक बात तय है, ये घटना मेरी जिंदगी का एक न मिटने वाला दाग है। इसलिए ये पति तो मेरे लिए स्वाभाविक था, न तो शर्माने लायक, न ही छुपाने लायक। फिर भी आज मैं क्यों खुद को बोलने से रोक नहीं पाया। जिस पल मैंने उसकी आंखों में देखा, मैं कुछ भी नहीं कह सका। ये सब तब हुआ जब जोसेफीन, जो बेकाबू हो रही थीं, उन्हें घसीट कर बाहर ले जाया गया और मैंने क्लोए को उस ठंडे कमरे तक छोड़ दिया जहां वो रहने वाली थीं। हम एक पास्ट मेमोरी देखते हैं। शार्लेट बोलती है, अब मैं समझ गई हूं कि आप बेहॉनिक को लेकर हेजिटेंट क्यों थे। इवॉन ही लेट ड्यूचेस का नाम था, है ना? मुझे नहीं पता असल में क्या हुआ, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि वो आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं। जो भी हो, ये आपकी गलती नहीं हो सकती। अल्फोंसो सोचता है, क्या वो सच में समझ रही है कि वो क्या कह रही है? अल्फोंसो बोलता है, शार्लेट, क्या तुम मेरे लिए चिंतित हो? अल्फोंसो बताता है, पहली बार कोई मेरे लिए चिंता कर रहा था। एक हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। शार्लेट बोलती है, मैं इसे ऐसे खत्म नहीं होने दूंगी। अल्फोंसो बोलता है, वो मजाक था। शार्लेट बोलती है, तुम जानते हो ना कि तुम मजाक करने में बेहद खराब हो। अल्फोंसो बताता है, ये एक अजीब एहसास था। शायद इसलिए क्योंकि पहली बार किसी ने मुझसे सहानुभूति दिखाई, या फिर इसलिए क्योंकि वो ऐसे भौहें चढ़ा रही थी जैसे अपमान उसी का हुआ हो, जबकि उस बात का उससे कोई लेना देना नहीं था। शार्लेट मुस्कुराते हुए बोलती है, खैर चिंता मत करो, मैं वो सब खत्म कर दूंगी जो तुम्हें दुख देता है। अल्फोंसो बताता है, उस एक सेंटेंस ने मेरा चेहरा लाल कर दिया और दिल बेचैन कर दिया। पहली बार मुझे अपनी कमजोरी दिखाने में शर्म महसूस हुई। भले ही मुझे पता था कि वो मुझ पर दया करेगी, फिर भी उसके सामने पूरी तरह ईमानदार होना ऐसा लगा जैसे मैं एक बच्चा हूं जो दिलासा ढूंढ रहा हो। और अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो मजाक नहीं था। मैं अपनी झूठ को सुधारने का मौका खो बैठा। दया के डर से अपने पतीत को छुपाना और फिर मजाक के पीछे अपनी सच्चाई छुपाना। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना पैथेटिक भी हो सकता हूँ। जब मैं लौटूंगा तो मुझे शार्लेट से ठीक से बात करनी चाहिए। प्रेजेंट में अल्फोंसो अर्नाओ से बोलता है, चलो वापस चलते हैं अर्नाओ। सोचता है, कैपिटल ने अब तक हमारी रेयर मौजूदगी जरूर नोटिस कर लिया होगा। रेनार्ड भी शायद एक हफ्ते के अंदर अपनी टेरिटरी लौट आएगा। तो फिलहाल हमें बेहॉनिक कैसल लौटना होगा, प्लान्स को दोबारा देखना होगा और शार्लेट के विचार सुनने होंगे। तभी वहां जान जल्दबाजी में घोड़ा लेकर आता है और चिल्लाते हुए बोलता है, योर एक्सेलेंसी, कुछ बहुत भयानक हो गया है। अल्फोंसो बोलता है, जान जैक, तुम शार्लेट की गार्डिंग छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? जान बोलता है, वो बात यह है कि लेडी पर चोरी का आरोप लगा है। उन्हें ही थेफ्ट के पीछे का कल्प्रिट बताया जा रहा है। अल्फोंसो उसकी बात सुनकर हैरान होकर बोलता है, क्या कहा तुमने? सीन शिफ्ट होता है और हम बेहॉनिक मैंशन देखते हैं। कोई चिल्लाते हुए बोलता है, हर जगह सर्च करो, क्या सारा लगेज चेक कर लिया है? हम देखते हैं मेड्स हर जगह कुछ ढूंढ रही होती हैं। क्लोई बोलती है, यहाँ भी देखो, कहीं ना कहीं तो होगा ही। क्लोई शार्लेट से बोलती है, तो क्या तुम अब भी इसे डिलाई करने का प्लान बना रही हो? मेरी मेड ने साफ कहा है कि उसने सब कुछ देखा है। मैंने तो तुम्हें कंफर्ट करने की भी कोशिश की थी। शार्लेट बोलती है, बिल्कुल लेडी बेहॉनिक, मैं आपकी कॉन्सोलेशन की गहराई से कद्र करती हूँ। इसीलिए जब आपने सिर्फ अपनी मेड की बातों के आधार पर मुझ पर चोर होने का इल्जाम लगाया, तब भी मैंने प्रोटेस्ट नहीं किया। क्लोई बोलती है कि क्या कहा तुमने? ये तो हद से ज्यादा आउटरीजस है।
तभी हम देखते हैं कोई वहां आता है। क्लोई उसको देखकर चौंक जाती है। अल्फोंसो वहां आकर बोलता है, मैं यहाँ दौड़ा दौड़ा इसीलिए आया क्योंकि सुना कि मेरी पत्नी पर चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है लेडी बेहोनिक। शार्लेट शार्लेट उसको देखकर बोलती है, अल्फोंसो तुम आ गए? क्या इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई? मुझे जो जानना था सब कंफर्म हो चुका है, लेकिन ये सिचुएशन। क्लोई बोलती है, ड्यूक एडवर्ड, मैं बेहोनिक कैसल की मिस्ट्रेस हूं और मैं बस उस कल्प्रिट को पकड़ने की कोशिश कर रही हूं जो यहां हुई चोरी के पीछे है। आज मेरे कमरे से एक डायमंड नेकलेस गायब हो गया और मेरी पर्सनल मेड ने आपकी पत्नी को मेरे कमरे से चुपचाप निकलते देखा। उसके मुताबिक नेकलेस के गायब होने का टाइम और आपके पत्नी के कमरे से निकलने का टाइम लगभग परफेक्टली मैच करता है। तो मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए। मेरी अथॉरिटी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। अल्फोंसो बोलता है, बिल्कुल, बेहोनिक की अथॉरिटी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता लेडी बेहोनिक, लेकिन मैं बस एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपको वो मिसिंग आइटम मिल गया है? क्लोई घबराते हुए बोलती है, वेल अभी नहीं, लेकिन बस टाइम की बात है। अगर हम और सर्च करें तो ये जरूर मिल जाएगा। अल्फोंसो बोलता है, तो आपको वही करना चाहिए, वरना मेरी पत्नी का अपमान करने की कीमत आपको अपनी जान से चुकानी पड़ सकती है। बेहोनिक एडवर्ड की वैसल परिवारों में से एक है और मैंने आज तक ऐसा कोई वैसल नहीं देखा जो अपनी लीज के हाउसहोल्ड का सामान इतनी लापरवाही से खंगाले। ना ही मैंने कभी सुना है कि कोई वैसल अपनी लीज पर सीधे क्राइम का आरोप लगाए। उसकी ये बात सुनकर सन रह जाती है क्लोई। अल्फोंसो बोलता है, इसीलिए आपके लिए सर्च आसान बनाने के लिए मैं और मेरी पत्नी साइड हो जाते हैं, लेकिन इतना हंगामा करने के बाद भी अगर आप मिसिंग आइटम ढूंढने में फेल रहीं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आप पर होगी लेडी बेहोनिक। मुझे उम्मीद है कि मेरी पत्नी आपके एक्शंस पर दया दिखाएगी। और शार्लेट का हाथ पकड़ उसको वहां से ले जाता है। शार्लेट उसकी ये हरकत देख हंस पड़ती है। अल्फोंसो बोलता है, तुम हंस क्यों रही हो? शार्लेट मुस्कुराते हुए बोलती है, मेरी रेपुटेशन जानते हुए भी आप मर्सी की उम्मीद कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि आप सरकास्टिक भी हो सकते हैं। ये तो एक नई रेवलेशन है। आप उतने काइंड हार्टेड नहीं है ना? अल्फोंसो बोलता है, मैंने बस वही कहा जो कहा जाना जरूरी था। शार्लेट उसको देखकर सोचती है। सोचने पर याद आता है, तुमने मेरा हाथ पहले भी ऐसे ही थामा था। पिछली जिंदगी में जिस दिन हम पहली बार साथ में बैंक्वेट में गए थे, वो हेरेस परिवार की इकलौती बेटी की बर्थडे का सेलिब्रेशन था। हेरेस एलन, है ना? हम एक पास्ट लाइफ का विजन देखते हैं। एलन बोलती है, मैडम प्लीज सच बोलिए। गाइज, यही वो लड़की है जिसका नाम एलन है, ओके? एलन कंटिन्यू करते हुए बोलती है, अगर आप अभी इसे लौटा दें तो मैं आपको बदनाम नहीं करूंगी। शार्लेट बोलती है, मुझे नहीं पता किस बारे में बात कर रही हैं मिस एलन। एलन चिल्लाते हुए बोलती है, बेशर्मी मत दिखाओ। क्या तुम्हें लगा मैं नोटिस नहीं करूंगी? वो नेकलेस जिसे दिखाने के लिए मैंने तुम पर भरोसा किया था, अब वो गायब है और सिर्फ तुम ही हो जिसे पता हो सकता है कि वो कहाँ है। शार्लेट बोलती है, लगता है यहाँ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारी मेड भी वहां मौजूद थी? एलन चिल्लाते हुए बोलती है, वेल हाँ, लेकिन लूसी ऐसा नहीं कर सकती। वो मेड है जिसके साथ मैं फैमिली की तरह बड़ी हुई हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि कल्प्रिट तुम ही हो। मैंने सुना है कि तुम दूसरे एस्टेट से भी चोरी करती रहती हो। मुझे हमारे पास्ट कनेक्शन पर शक था, लेकिन तुमने तो पीठ में ही छुरा घोंप दिया। मैं अपना नेकलेस नोला की विलनेस को नहीं दूंगी। अभी के अभी मेरा नेकलेस वापस दो। शार्लेट उसकी तरफ बढ़ती हुए बोलती है, समझ गई, नोला की विलनेस। मैं सोच ही रही थी कि तुम ये बात कब उठाओगी। लेकिन अगर मैं सच में उन अफवाहों वाली विलनेस होती तो मुझे तुम्हारी बात सुनने की कोई वजह नहीं होती। लौटा दूं? देखेंगे। अगर तुम मुझे इतना अच्छी तरह जानती हो तो तुम्हें उसी हिसाब से एक्ट करना चाहिए था। और हाथ उठाते हुए बोलती है ना? हम देखते हैं शार्लेट उस मेड के कस के तमाचा लगा देती है। एलन ये देखकर बोलती है, तुम मेड के साथ क्या कर रही हो? शार्लेट एक ग्लूमी एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, दिखाई नहीं दे रहा? मैं उसे पनिश कर रही हूं। वो अपने मास्टर की बिलोंगिंग संभालने में फेल रही
तो पनिशमेंट तो जायज है। इतनी बेसिक बात भी तुम नहीं समझती। एलन बोलती है, ये कैसी बकवास है? अगर तुमने चोरी ही नहीं की होती तो। शैलेट बोलती है, कोई एविडेंस है? कोई ठोस प्रूफ कि मैंने चोरी की? एलन घबराते हुए बोलती है, वेल वो। तभी वहां एलन की मां आकर बोलती है, एलन, ओ भगवान, ये सब हंगामा क्या है? एलन बोलती है, मां। एलन की मां बोलती है, अरे लूसी, तुम्हें क्या हो गया? कितना भयानक हाल है। एलन बोलती है, मां, सिर्फ इतना ही नहीं, डचेस ने मेरा नेकलेस चुराया है और बिना किसी वजह लूसी पर हमला भी किया है। अल्फोंसो बोलता है, शार्लेट। शार्लेट चुप खड़ी होती है। कुछ लोग बोलते हैं, क्या उसने अभी कहा कि डचेस ने नेकलेस चुराया है? बिल्कुल, उसकी रूड और विकेड नेचर आज तक नहीं बदली। शादी से पहले भी वो चोरी के लिए बदनाम थी। शार्लेट बताती है, जाना पहचाना तिरस्कार, तेज फुसफुसाहटें, भले ही ये सब मेरे लिए सांस लेने जितना सामान्य था, इस बार दर्द कुछ ज्यादा ही गहरा था। शायद इसीलिए क्योंकि मुझे खुद पर दया आ रही थी। एक ऐसे इंसान द्वारा बेकार चीज की तरह छोड़ दिया गया जिसे मैं दोस्त समझती थी, वो भी हिरेस जैसे न्यू रिच परिवार के बर्थडे बैंक्वेट में। अल्फोंसो बोलता है, मैडम हिरेस, इस डिस्टर्बेंस के लिए मैं माफी चाहता हूँ। ल्यूसी के मेडिकल एक्सपेंसेस एडवर्ड उठाएगा। चिल्लाते हुए एलन बोलती है, मेडिकल एक्सपेंसेस? नेकलेस का कॉम्पनसेशन और मेरी ऑनर को पहुंचे नुकसान का क्या? अल्फोंसो एक ग्लूमी एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, बस लेडी हिरेस, क्या आप ये सुझाव दे रही हैं कि मेरी पत्नी पर झूठा चोरी का आरोप लगाने की कीमत में ना गिनूं? और शार्लेट का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, कब से बर्थडे सेलिब्रेशन में आए गेस्ट पर इतने फ्लिम्जी सर्कमस्टेंशियल के आधार पर इल्जाम लगाना एक्सेप्टेबल हो गया? शार्लेट मेरी पत्नी है और एडवर्ड की मिस्ट्रेस है। प्रेजेंट में शार्लेट सोचती है, कोई भी उसके साथ डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। आखिरकार चोर मेड ही निकली। हैरानी की बात है कि वक्त बदलने के बाद भी ऐसी चीजें बार बार होती रहती है। अल्फोंसो बोलता है, हाँ। शार्लेट बोलती है, तुम ऐसे सांस क्यों ले रहे हो? अल्फोंसो बोलता है, क्या तुम्हें सच में नहीं पता क्यों? तुमने सब कुछ ऐसे ही क्यों सह लिया? लोगों को खुलकर तुम पर चोर होने का इल्जाम लगने दिया। तुम ऐसी नहीं हो जो चुप रहे। अगली बार ऐसी स्लैंडर बर्दाश्त मत करना। जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। तुम बस। शार्लेट बोलती है, रुको एक मिनट अल्फोंसो, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं इनोसेंट हूं? अल्फोंसो चौंककर बोलता है, क्या वो सच नहीं है? शार्लेट बोलती है, नहीं, मुझे लगा था कि तुम कम से कम पॉसिबिलिटी पर तो सोचोगे। अल्फोंसो इन डार्क एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, रुको शार्लेट। शार्लेट डरते हुए बोलती है, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, गलत मत समझो। मैंने चोरी नहीं की, मतलब मैं थेफ्ट की कल्प्रिट नहीं हूँ, लेकिन मैंने चुपचाप लेडी बेहोनिक का रूम सर्च किया था क्योंकि मैंने कुछ लिया नहीं, तो ये क्राइम तो नहीं हुआ है ना। तो अल्फोंसो परेशान होते सर पकड़ते बोलता है, शार्लेट। अल्फोंसो बोलता है, तो जरा साफ साफ समझने दूं, तुमने इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्लोए बोहानिक का रूम सर्च किया? शार्लेट बोलती है, मैंने प्लान बनाया था कि धीरे धीरे उसके पास जाऊं, लेकिन किसे पता था कि वो मुझे तुरंत अंदर इनवाइट कर लेगी। जब तुम बाहर गए हुए थे, मैं गार्डन में क्लोई से मिली। उसने नकली आंसुओं के साथ मुझसे गुहार लगाई, फिर मुझे टी सर्व की। बात उसी ने शुरू की। उसने कहा कि तुम्हारे पिता विक्टर एडवर्ड सबसे बुरे पति थे। एक तरह से ये उसकी तरफ से एक थॉटफुल मूव था, लेकिन साथ ही काफी केयरलेस भी। उस एक बातचीत से मैं दो बातों को लेकर पूरी तरह श्योर हो गई। पहली, क्लोई उतनी कैलकुलेटिंग नहीं है जितनी वो दिखती है, और दूसरी, वो रेनार्ड द्वारा इस्तेमाल की जा रही है। क्लोई बेहोनिक के मन में एडवर्ड के लिए साफ एनिमोसिटी है, लेकिन ये रेनार्ड बेहोनिक की एम्बिशन से मैच नहीं करता। क्लोई बेहोनिक बस एक टिपिकल रूरल एरिस्टोक्रेट है। उसकी दुनिया में लॉर्ड के पास सारी पावर होती है, इसलिए कैपिटल की थकाने वाली सोशल गेम्स खेलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर वो सच में मेरे भाई के साथ सेम बोट में होती तो वो इतनी केयरलेस कभी एक्ट नहीं करती। अल्फोंसो बोलता है, क्या ये हो सकता है कि वो तुम्हें अपना नया एलाय बनाने की कोशिश कर रही हो? शार्लेट बोलती है, उस पॉसिबिलिटी को पूरी तरह डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर वो सिर्फ मुझे अपने साइड लाने की कोशिश कर रही होती तो वो तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में इतनी एंथुजियाज्म से बातें शेयर नहीं करती। तो अब सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज बचती हैं। और मुस्कुराते हुए बोलती है, या तो क्लोई को रेनार्ड की स्कीम्स की कोई जानकारी नहीं है, या फिर उसका रिंग से कोई रियल कनेक्शन ही नहीं है। हो सकता है दोनों ही सच हों, और इसी वजह से इसे कंफर्म करना जरूरी था।
अल्फोंसो बोलता है। तो इसीलिए तुमने क्लोई बेहॉनिक का रूम सर्च किया? शार्लेट बोलती है। वो टी रीफिल करने के लिए बाहर चली गई थी, तो क्यों नहीं? मेरे पास ऐसा ना करने की कोई वजह नहीं थी। अल्फोंसो अपना सर पकड़ते हुए बोलता है। सिर्फ कंजेक्चर के आधार पर इतना बड़ा रिस्क लेना काफी खतरनाक नहीं था? अगर तुम पकड़ी जाती हैं और हाथ कुछ भी नहीं लगता तो? शार्लेट एक स्माइल के साथ बोलती है। तुम सही हो, लेकिन मैंने रिस्क असेस किया था और वो लो लगा। क्लोई बेहॉनिक काफी सेंटिमेंटल लग रही थी, और ऐसे लोग लगभग हमेशा एक ही चीज करते हैं, वो पास्ट की यादों से जुड़ी चीजें सहेज कर रखते हैं, चाहे वो डायरी हो, पोर्ट्रेट हो या फिर कोई कीपसेक। मुझे लगा शायद कुछ मिल जाए, और अगर किस्मत ज्यादा साथ दे जाती तो रिंग भी मिल सकती थी। अल्फोंसो बोलता है। क्या तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि अगर लक साथ नहीं देती तो तुम बस एक चोर बन जाती? शार्लेट बोलती है। जब मुझे पता था कि मैं पकड़ी नहीं जाऊंगी तो वर्स्ट अज्यूम क्यों करूं? सिर्फ एमेच्योर्स ही चुपके चुपके टो लेते हुए पकड़े जाते हैं, और वैसे भी मैं खाली हाथ नहीं लौटी। अल्फोंसो, क्या तुम्हें पता है मुझे उस रूम में क्या मिला? अल्फोंसो बोलता है। क्या तुम्हें रिंग मिली? शार्लेट बोलती है। उसकी बहुत करीब की चीज। साफ शब्दों में कहूं, मुझे रिंग से जुड़ा एक क्लू मिला, और उसे ढूंढना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। जैसे ही मैंने उसके डेस्क के नीचे वाला ड्रॉ खोला, वो वहीं था। लेटर्स का एक बंडल जो तुम्हारी माँ और क्लोई बेहॉनिक के बीच एक्सचेंज हुए थे। उनमें से एक लेटर में लिखा था, इस बार मैं अपनी मर्जी से कैपिटल वापस नहीं लौटूंगी। इस बार मैं डचेस एडवर्ड की रिंग बेहॉनिक लेकर आऊंगी। ये ऐसी चीज है जो कभी भी गायब नहीं होनी चाहिए, इसलिए विक्टर के पास रिंग की खातिर झुकने के अलावा कोई चॉइस नहीं बचेगी। अगर मेरा अंदाजा सही है तो हम सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं, इससे पहले कि रेनार बेहॉनिक, अल्फोंसो बोलता है, एस्टेट वापस लौटे। क्या तुम फिर से खुद को डेंजर में डालने का प्लान कर रही हो, पिछली बार की तरह? रेनार ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में लौट आएगा। ऐसे में क्या उसके आने तक वेट करना ज्यादा सही नहीं होगा? शार्लेट बोलती है। अगर हम वेट करेंगे तो चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। क्या तुम वो अपॉर्चुनिटी जाया करना चाहते हो जो हमें यहाँ जल्दी आने से मिली है? सिर्फ ऐसे ही मुझे प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अल्फोंसो, अगर मैं सही समझ रहा हूं तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें एक डिस्कार्डेबल पीस की तरह इस्तेमाल करूं। शार्लेट, ये कहने का तरीका काफी हाश है। मैं बस ये कह रही हूं कि मैं ऐसा पीस बनने को तैयार हूं जिसे खोना तुम अफोर्ड कर सको। अल्फोंसो, तुम मुझ पर तरस खाती हो लेकिन मेरी चिंता को बेकार समझकर टाल देती हो। और फिर वहां से उठता बोलता है, लोगों को बेवकूफ महसूस कराने का तुम्हारे पास हुनर है। शार्लेट उसको उठता देख बोलती, रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? अल्फोंसो, मैं नहीं, बस मुझे बात नहीं करनी। और बाहर आकर सोचता है, मैंने तुम्हारे ऊपर एक चीज दांव पर लगा दी है। मैं उसे ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि वो मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है। सब कुछ उलझ चुका है। मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं जो ऐसे शब्दों पर भरोसा कर लूं। अगर शार्लेट ने ये सब शुरू में ही कहा होता तो मैं उस पर कभी ट्रस्ट नहीं करता। लेकिन जब वो कहती है कि वो मेरी हैप्पीनेस चाहती है और उस बात को लेकर इतनी डेस्परेट दिखती है, वो मेरे इतना करीब क्यों रहती है? उसकी शांत आंखों में देखने से मेरे फीलिंग्स गला घोटने लगते हैं। बेचैनी, असहजता, शायद कन्फ्यूजन। मैं समझ नहीं पा रहा। ये जानते हुए भी कि वो आखिरकार मुझे छोड़ देगी, मेरा दिल उस ख्याल का विरोध क्यों करता है? वो मुझे जितना इस्तेमाल करना चाहती थी कर चुकी है, फिर भी वो इतनी डिवोटेड क्यों बनी रहती है? कैरेज में चढ़ने से पहले सोफिया ने भी यही कहा था। हम देखते हैं, सोफिया बोलती हैं, लेडी नोहा, वो तुम्हारे मामले में काफी जेन्युइन लगती है। अल्फोंसो सोचता है, मुझे भी लगता है कि शार्लेट सिंसियर है। नोहा सी विलेनस? शार्लेट नोहा? ना तो किरदार ना ही जेंटल, हमेशा आसपास के लोगों से इंडिफरेंट। अगर वो सबके साथ अफवाहों के उलट एक जैसा बर्ताव करती तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आते ही नहीं। जैसे ही शार्लेट को पता चलेगा कि मैं खुश हूं, वो मुझे छोड़ देगी। ये तो नेचुरल है। वो यहाँ सिर्फ अपने गोल की वजह से है। इस जगह पर उसके लिए कोई हैप्पीनेस नहीं है। मुझे ये पता है। फिर भी अगर मैं कभी सच में खुश ना हो पाऊं, अगर वही बात उसे मेरे पास रोके रखे, अगर वो मुझसे इतनी काइंडनेस से पेश आए, अगर वो मेरी फिक्र करे और अपना हाथ पीछे ना खींचे, तो मैं कमबख्त, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने खुद के लिए फांसी का फंदा तैयार कर लिया है।